Hello students, today we will discuss CGL examination tier 1 2022 examination held on 1st December 2022 and exam timing was 2:30 pm to 3:30 pm। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए, तो पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट 14% है और इन दोनों के बीच का जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 4,200 रुपये है। यहाँ इस सवाल में आपको 2 साल का अगर देखा जाए तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4,200 रुपये दिया गया है। अब इस 4,200 रुपये को सिंपल इंटरेस्ट की तरह रखकर अगर हम P मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 के फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आएगी 15,000 रुपये, जो कि इस सवाल का सही जवाब है। हमारा दूसरा सवाल है, इफ 450 men can finish construction of an apartment in 20 days, then how many men are needed to complete the same work in 30 days? अब दोनों ही कंडीशन में काम हमारा उतना ही है, बस दिन जो है वो ज्यादा और कम हुए। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिया मैन मल्टीप्लाई डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब M1 एंड D1 हमारे फर्स्ट कंडीशन है और M2 D2 हमारी सेकंड कंडीशन है। अब हम इन्हें LHS इज इक्वल टू RHS रख सकते हैं क्योंकि हमारा टोटल वर्क सेम ही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करने के बाद M2 की वैल्यू 300 आएगी, जो कि हमारा सोल्यूशन है। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ a plus b is equal to 11 and ab is equal to 35, then what is the value of a raised to the power 4 plus b raised to the power 4? अब इसे सॉल्व करने के लिए जैसा हमें पहले दिया हुआ है a plus b is equal to 11, हम इसको लेंगे और अगर हम इस LHS और RHS दोनों को स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। नाउ अब हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसमें ab की वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा कि 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने और सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 51। अब हमें वैल्यू निकालनी है a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 की, जिसे हम a स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास फिर से स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद एक फॉर्मूला बनता है एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो हमने वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकाली थी 51, वो अगर हम इसमें पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 151। चौथा सवाल है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5। इफ देयर HCF is 3, then what is the LCM of the two numbers? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा 6x है और दूसरा नंबर 5x है। अगर 6x 5x दो नंबर्स हैं तो इसका LCM होगा 30x। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं जहां पर HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स होता है। इसमें वैल्यूज रखने के बाद अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3 आती है और LCM इस हिसाब से हमारा हो जाता है 30 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 90, जो कि हमारा सही जवाब है। पांचवा सवाल है, अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 liters of milk is taken out and replaced by water. This process is further repeated 2 times. How much milk is there in the container now? So यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 माइनस अमाउंट टुक आउट एंड रिप्लेस्ड अपॉन इनिशियल अमाउंट रेज टू द पावर n। यहाँ पर n है नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस जितनी बार रिपीट किया गया। तो इस फॉर्मूले में हम अपने सारे दिए हुए जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट सॉल्यूशन के बाद आएगा 12.8 लीटर्स। क्वेश्चन 6, if x plus y is equal to 36, then find whole cube of x minus 27 plus whole cube of y minus 9। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने कंडीशन फर्स्ट x plus y is equal to 36 लिया और इसमें से 27 दोनों साइड से में माइनस करने के बाद हमें इक्वेशन मिलती है x माइनस 27 प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें होल क्यूब्स का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमने फॉर्मूला लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम कंसिडर करें हमारी पहले वाली इक्वेशन x माइनस 27 प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और हम इसमें x माइनस 27 को a ले लें और y माइनस 9 को b ले लें, और इस a और b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास आता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 27 क्यूब प्लस y माइनस 9 क्यूब इज इक्वल टू 0। हमारा 7वां सवाल, the pie chart given below shows the number of bikes sold by 8 different companies. The total number of bikes sold by all these 8 companies are 2000. Number of bikes sold by a particular company is shown as a percent of total number of bikes sold by all these 8 companies. What is the difference between the average number of bikes sold by PQR and S and the average number of bikes sold by TU, V and W? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इनके बीच का डिफरेंस पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले PQRS की टोटल बाइक्स कितनी सोल्ड हुई वो पता लगाने के लिए हमने परसेंटेज के फॉर्मूला से पता लगाया कि 13,000 बाइक्स PQRS ने सोल्ड किया, जिससे एवरेज आता है पर कंपनी 325 बाइक्स सेल की गई। उसी तरीके से हमने दोबारा TU, V एंड W की टोटल बाइक्स निकाली जो थी 700, और एवरेज आया इनका TU, V, W का 175 बाइक्स। अब हमें पता लगाना था रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ बोथ दीज ग्रुप्स, तो ये हमारा हुआ 325 minus 175, that is 150. Question 8. In the figure, AB is equal to AD is equal to 7 centimeter and AC is equal to AE and BC is equal to 11 centimeter. Then find the length of ED. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लेंगे ट्राइंगल्स की, जो है if the two sides of a triangle are in the same proportion of the two sides of another triangle and the angle inscribed by the two sides in both the triangle are equal, then two triangles are said to be similar. तो इस प्रॉपर्टी को रखते हुए हम पता लगाएंगे कि ट्राइंगल ABC हमारे ट्राइंगल ADE के सिमिलर है। अब क्योंकि हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे, इसलिए हम यहाँ ले सकते हैं दैट AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन ED इज इक्वल टू AC अपॉन AE। अब हमें ED की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिर्फ AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन ED को लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद क्योंकि AB और AD 7 है तो वो 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन ED आएगा। इसके बाद अगर देखें तो ED की वैल्यू आएगी 11। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3, then what is the value of 1 upon y cube plus y cube plus 2? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी a क्यूब प्लस b क्यूब की, तो हम यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग इन्वर्स करते हुए एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, और उसमें y और 1 अपॉन y को a और b की जगह रिप्लेस करते हुए हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y होल क्यूब माइनस 3y प्लस 1 अपॉन y। अब इसमें अगर हम y प्लस 1 बाय y की वैल्यू 3 रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बचती है दैट इज y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू 18। अब क्योंकि हमारी दी हुई कंडीशन में प्लस 2 भी है, तो हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे LHS और RHS में, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब इज प्लस 2 इज इक्वल टू 20। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20। क्वेश्चन 10, the value of 2 tan 60 upon 1 plus tan square 60 is। अब जैसा कि हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। अगर tan 60 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट की जाए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा अंडर रूट 3 बाय 2, जो की वैल्यू है sin 60 की, तो इसका आंसर हुआ sin 60। क्वेश्चन 11,
The bar graph shows the percentage distribution of the expenditure of a company and the various expenses heads during 2003. If the interest on loans amounted to 3.15 crores, then the total amount of expenditure on salary, taxes and infrastructure is. Okay, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि पूरा सारा एक्सपेंडिचर x करोड़ है। अब लोन्स पे खर्च की गई राशि 3.15 करोड़ पूरे एक्सपेंडिचर का 17.5% है। इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 18 करोड़ का हुआ। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारा सैलरी, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो इनके परसेंटेज को ऐड करने पर हमें पता चलता है सैलरी, टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने 50% एक्सपेंडिचर किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर का 50% जो है वो 9 करोड़ होता है, जो कि हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 240 डिग्री? नाउ जैसा हम जानते हैं tan 240 को हम tan 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जहां पर tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा tan 180 प्लस 60 हुआ tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। Question 13. The table given below shows the income of two companies C1 and C2 in 6 years. Which of the following statement is not correct? First statement, the income of C1 in year P is 33.33% of the income of C2 in year Q. Second statement, the average income of C1 and C2 in year T is 400. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स की दी हुई कंडीशन को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है 300% जो कि इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की दी हुई कंडीशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 400 जो कि हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट। क्वेश्चन 14, the single discount equivalent to two successive discount of 15% and 12% on an article is। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लेंगे जहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, और x एंड y जो है हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। इसमें फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा 25.2%। क्वेश्चन नंबर 15, a copper sphere of diameter 18 centimeter is drawn into a wire of diameter 6 mm. Find the length of the wire। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी यूनिट सेम करेंगे, तो डायमीटर ऑफ वायर विल बी 0.6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि डायमीटर्स दी हुई हैं दोनों की, इनको हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियस में कन्वर्ट करने के बाद अगर देखा जाए तो स्फीयर का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम सेम होगा, तो दोनों के वॉल्यूम्स के फॉर्मूले को हम इज इक्वल टू में पुट करने के बाद अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें वायर की हाइट यानी कि वायर की लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, जो कि आई हमारी 10,800 सेंटीमीटर्स। नाउ फर्दर वी विल कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, सो लेंथ ऑफ द वायर विल बी 108 मीटर। Question 16, a solid metallic sphere of radius 13 centimeter is melted and recast into a cone having diameter of the base as 13 centimeter. What is the height of the cone? अब क्योंकि दोनों का वॉल्यूम फिर से बराबर है जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में था, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला और वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले को इज इक्वल टू में रखकर अगर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 13 सेंटीमीटर के डायमीटर के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे कि हाइट ऑफ द कोन इज 208 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, if tan theta plus sec theta is equal to 7, theta being acute, then the value of 5 sin theta is। For solving this, हम सबसे पहले लेंगे हमारी आइडेंटिटी जहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्योंकि अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को a और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करें तो हमारे पास आता है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू रखने के बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/7। अब sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 एंड गिवन इक्वेशन tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 7 को सॉल्व करने पर हमें sec थीटा की वैल्यू पता चलती है 25/7 एंड tan थीटा की वैल्यू
24/7। अब एक और आइडेंटिटी यूज करते हुए हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब इसमें टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू रखने पर हमारा साइन थीटा निकल कर आता है 24/25। अब हमें पता लगाना है 5 sin theta की वैल्यू, then we will multiply 5 to both the sides and we will get value of 5 sin theta is equal to 24/5. Question number 18. From the following figure, find the value of x plus y plus z. अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंगल ADC की वैल्यू निकालने के लिए 180 डिग्री में से 120 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो एंगल ADC 60 डिग्री आएगा। अब हम ट्राइंगल लेते हैं AB एंड D। यहाँ AB और D के ट्राइंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनेगी एंगल X प्लस Y एंगल Z प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। ADC का वैल्यू है 60 डिग्री, तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वेश्चन 19. The ratio of expenditure of savings of a woman is 5:1. If her income and expenditure are increased by 10% and 20% respectively, then find the percentage change in her savings. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर 5x है और उसकी सेविंग x है अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो। इसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम हुई 6x और इंक्रीज्ड इनकम 10% ज़्यादा है तो 6x मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 और इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर जो कि 5x था वो 5x मल्टीप्लाई 120/100। इसके अकॉर्डिंग उसकी न्यू सेविंग्स जो है वो हुई 3x/5। सॉल्व करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम के बेसिस पर। अब 3x/5 न्यू सेविंग्स है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग इन हर सेविंग्स विल बी 3x/5 minus x/x multiply 100. When we further solve it, the percentage change will be minus 40%. तो हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज बताना है, तो इसका आंसर हुआ 40%। Question 20. What will be the remainder when 27 raised to the power 27 plus 27 is divided by 28? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 27 को लिख सकते हैं 28 minus 1 raised to the power 27. Now we will use binomial theorem to expand this and we will write it as 28m plus minus 1 raised to the power 27 plus 27. तो जैसा हम देख सकते हैं -1 की पावर 27 एक ऑड फिगर है, ऑड नंबर है, तो हमारा -1 एज इट इज रहेगा और हमारी न्यू इक्वेशन हो जाएगी 28m -1 प्लस 27 जो कि हो जाएगी 28m प्लस 26। अब 28m प्लस 26 को 28 से डिवाइड जब हम करेंगे तो इसका रिमाइंडर 26 आएगा जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन 21. Study the following table and answer the question below. Find the ratio of the number of female students who opted biology in school B and school D. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी को निकालने के लिए हमने 36 जो कि परसेंटेज है एनरोल्ड स्टूडेंट्स का बायोलॉजी में, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग और जो हमारा मेल एंड फीमेल रेशो है उसको ऐड करने पर हमारा 12 टोटल आता है और फीमेल उसमें से 7% है। तो इन सारी चीज़ों को रखने के बाद हम निकालते हैं कि टोटल फीमेल स्टूडेंट्स हु हैज़ ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी इज 84। इन द सेम मैनर बायोलॉजी opted by females and D school will be 108 और इसके बाद B और D का रेशियो निकालने पर हमें पता चलता है कि रिक्वायर्ड रेशियो 7:9 है। Question 22. In triangle ABC, the bisector of an angle BAC cuts the line BC at D. If BD is equal to 6 and BC is equal to 14, then what is the value of AB ratio AC? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एंगल बायसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। यहाँ पर हमें BD की वैल्यू 6 दी हुई है और BC की वैल्यू 14। इससे हम इजीली DC की वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे पता चलता है DC जो है हमारा वो 8 आता है। अब अगर हम इस DC की वैल्यू को AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC में पुट करते हैं तो BD हमारा 6 था, DC हमारा 8 आया, उसके अकॉर्डिंग AB अपॉन AC 3/4 आता है जो कि हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। Question 23.
A takes 4 times as much time as B or 5 times as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 4 days. B can do the work alone in. तो यहाँ पर हमें B के दिन पता लगाने हैं, तो हम इसमें इक्वेशन यूज कर हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पर हमने देखा ए के एक दिन मान लेते हैं, ए का एक दिन का वर्क एक्स है, बी का एक दिन का वर्क 4x है क्योंकि वो उससे 4 गुना ज्यादा काम करता है, और सी का एक दिन का वर्क 5x है बिकॉज वो ए से 5 गुना ज्यादा वर्क करता है। अब सभी लोगों का एक दिन का वर्क अगर मिलाया जाए तो हुआ 10x। टोटल वर्क निकालने के लिए जो 4 दिन में उन्होंने कंप्लीट किया, हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू जो कि हुई 1/40। अब x एक दिन में 1/40 काम करता है, तो b का एक दिन का वर्क जो कि उससे 4 गुना ज्यादा है, हम निकाल सकते हैं इजीली, वो होगा 1/10। तो b अकेला उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। Question 24. A swimmer swims from a point P against the current for 6 minutes and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 meter, then the speed of the current in kilometer per hour is. तो यहाँ पर हमें करंट यानी कि बहाव की स्पीड का पता लगाना है। मान लीजिए स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में x है और करंट की स्पीड y है, तो हम देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्विमर की स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी और वहीं अप स्ट्रीम में करंट की स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई उसकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम हमें दिया है 6 मिनट, जिसे हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6/60 होगा, और 6/60 को यूज करते हुए डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं जो उसने 6 मिनट में डाउनस्ट्रीम यूज कवर किया और अपस्ट्रीम कवर किया। अब हमें दिया भी गया है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है उसका, वो उन दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच का डिफरेंस 120 मीटर का है, जिसे हम किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो 0.12 किलोमीटर आता है। और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड्स जो डिस्टेंस आया है उनको हम आपस में माइनस करें तो वो 0.12 के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें y की स्पीड यानी कि करंट की स्पीड हम निकाल सकते हैं, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगी 0.6 किलोमीटर पर आवर। Question 25. Couple sells a mobile to Sachin at a gain of 15% and Sachin again sells it to Rohit at a profit of 12%. If Rohit pays rupees 322, what is the cost price of the mobile for couple? तो हम मान लेते हैं कि कपिल के लिए कॉस्ट प्राइस जो थी वो x थी। अब कॉस्ट प्राइस सचिन के लिए 115x/100 हो जाएगी, 115x/100 है। कॉस्ट प्राइस रोहित के लिए 12% के प्रॉफिट के साथ 112/100 मल्टीप्लाई 115x/100 इज इक्वल टू 322, जो कि हमें दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 250 है, और यही कपिल के लिए प्राइस मोबाइल की प्राइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe.